Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैंने अभी जो CSE 2020 है उसके अंदर मैंने ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की है और मैं आज मेरी जो सारी बुक लिस्ट और जो रिसोर्सेज थे वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो चलो आज के देखते हैं कि कौन सी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज से मैंने UPSC क्रैक किया है। आपको भी उनमें से जो भी मटेरियल अच्छा लगे आप वो पिकअप कर सकते हो। तो उस जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने CSE 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल किया है। उससे पहले मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने IIT BHU से ग्रेजुएशन किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में और मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है। RS 2018 के अंदर मेरा 12वां स्थान था। गेट 2016 के अंदर भी मैंने ऑल इंडिया 80 रैंक हासिल की थी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कि प्रीलिम्स की कौन कौन सी बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी, GS 1, 2, 3, 4 जो मेंस है उनके लिए क्या किया था, ऐसे के लिए कौन सा मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शनल जो एंथ्रोपोलॉजी था उसमें मैंने क्या किया था और करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या क्या फॉलो किया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है अपना पॉलिटी के लिए आपको पता है कि जो M लक्ष्मीकांत बुक है वो एकदम सफिशिएंट है। उस बुक के अंदर सभी प्रकार जो चैप्टर्स हैं वो सारे दिए हुए हैं और मोस्टली जो UPSC के क्वेश्चन आते हैं वो M लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो NCERT का रोल बढ़ रहा है, जो 11th-12th क्लास की NCERT है वहाँ से डायरेक्ट जो लाइन्स है वो पिकअप होके जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें ऑप्शन बन के आ रही हैं। इसलिए अब आपको NCERT पढ़नी है, लेकिन जो पॉलिटी की NCERT है उसको एज ए बेसिक नहीं पढ़ना है। पहले आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें एकदम कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद NCERT पढ़िए, ठीक है। तो अब दूसरा है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी उनकी स्टडी किया था। NCERT के कंपैरिजन में इस जो तमिलनाडु बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव लिखी हुई हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, ये मुझे लगता है। तो मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी उनको फॉलो किया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने मेनली स्पेक्ट्रम बुक थी उनको फॉलो किया था और प्रतीक नायक सर की जो PPTs थी उनको भी मैंने साथ में फॉलो किया था। तो इन दोनों से आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ कोचिंग मटेरियल्स थे उनको भी रेफर किया था कि जो कुछ सिलेबस मेरा छूट गया था जो स्पेक्ट्रम और प्रतीक नायक सर की PPTs के बाहर था, तो वो मैंने कुछ कोचिंग मटेरियल से भी कर लिया था। अब आते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में मैंने NCERT 11th और 12th क्लास को एकदम थ्रूली फॉलो किया था और इसी को मैंने बार बार रिवीजन किया था। इसमें जो वैल्यू एडिशन करने के लिए मैंने JC लियोंग की जो बुक थी उसको भी ऐड किया था ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। लेकिन ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने आप को एक लिमिटेड रखा था और जो इसके करंट की जो मैपिंग के इवेंट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया था। तो हमने ये देख लिया। लास्ट टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। इसमें मैंने क्या किया, कोचिंग के मटेरियल्स को फॉलो किया था। फिर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में मरनाल सर के जो वीडियोस हैं उनमें एकदम कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया हुआ है। जो किसी भी स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है वो आसानी से समझ सकता है। तो सर के नोट्स भी हैं, तो नोट्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और वीडियोस से भी देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैप्स, ये दोनों टॉपिक ऐसे थे जिनके लिए मैंने कोचिंग मटेरियल की हेल्प ली थी, तो आप भी कोचिंग मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि प्रीलिम्स में मैंने किस तरीके से कौन कौन सी जो बुक्स है उनको फॉलो किया। अब हम देखेंगे कि जो मेंस का जो सिलेबस है, अब देखो मेंस में जो वापस से वही रिपीट होगा जो प्रीलिम्स में है, तो उन टॉपिक्स को मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं वही सोर्सेज आपको बताऊंगा जो मेंस के लिए मैंने स्पेसिफिकली नए यूज किए थे जो प्रीलिम्स में नहीं थे। तो सबसे पहले जो सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी वाले पार्ट में मैंने बहुत कम मटेरियल का यूज किया था। उसका एक कारण था कि मैंने सोशियोलॉजी से MA कर रखी थी और एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए कि GS में कितना पढ़ना होता है उसके लिए मैंने कुछ कोचिंग मटेरियल्स लिए थे। इसके लिए उनका मैंने देखा कि कोचिंग वाले कितना पढ़ाते हैं और ऋषिकेश रेड्डी सर हैं उनके भी नोट्स को मैंने थोड़ा फॉलो किया था ताकि मुझे पता चल जाए कि GS में मुझे किस डेप्थ तक पढ़ना है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में नितिन सांगवान सर के नोट्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, छोटे से नोट्स हैं। फिर भी मैं क्या करता था, YouTube के ऊपर वीडियोस भी देख लेता था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो है क्या, ताकि मुझे थोड़ी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी नितिन सांगवान सर के जो नोट्स थे वो सफिशिएंट थे। लेकिन यदि आपको विजुअलाइज करना है कि किस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने चैलेंज आए थे और उन चैलेंज को निपटने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया था, तो प्रधानमंत्री सीरीज है ABP न्यूज की,
इस सीरीज को आप पूरा देख सकते हो। इसके 30-40 जो लेक्चर हैं उनको एक बार देख लोगे तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको जो इकोनॉमिक्स समझने में, इंडिया की जो मॉडर्न ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री समझने में, पॉलिटिक्स समझने में वो काफ़ी हेल्प करेगी। तो प्रधानमंत्री सीरीज को आप एक बार ज़रूर देखना। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर का आता है। आर्ट एंड कल्चर में आप 11th क्लास की जो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स मटेरियल है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आप कोचिंग मटेरियल्स हैं जो उनको कुछ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिमिटेड सा मटेरियल दिया हुआ है, तो इसलिए कोचिंग मटेरियल पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ज्योग्राफी में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, उन्हीं को एक बार रिवीजन कीजिए ताकि आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करके आप इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। जीसी लियोंग है उसको यूज़ करना है। और मेंस के लिए स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होते प्रीलिम्स के सिलेबस में, तो उनके लिए कोचिंग मटेरियल की मैंने हेल्प ली थी। और जो अब एक टॉपिक और आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो मैप बुक थी तो उसका आप ले सकते हो, सिद्धार्थ सर की मैप बुक का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरी जो ऋषिकेश रेड्डी सर हैं उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी, और मतलब कि हमने देख लिया कौन कौन से रिसोर्सेज और बुक्स को मैंने फॉलो किया है। तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आप कहीं से पहले से, जैसे मानिए कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो किसी नोट से, तो अब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आप कभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे मटेरियल का एक रेफरेंस ले सकते हो। यदि आपने एक मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो फिर दूसरा मटेरियल आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा कि GS1 की क्या क्या आपके पास बुक लिस्ट और रिसोर्सेज होने चाहिए। अब आते हैं हम GS2 के ऊपर, जो हमारा पॉलिटी और IR और सोशल जस्टिस से रिलेटेड पार्ट है। तो इसमें देखो सोशल जस्टिस वाला पार्ट तो हमारा जो सोसाइटी वाला पार्ट है उसी के साथ हो जाएगा। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हमें पता ही है, एम लक्ष्मीकांत को हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो GS2 होता है वो मेनली करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो इसमें आपको करंट अफेयर के साथ एकदम हमेशा जुड़ के रहना है। तो करंट अफेयर की जो मैगजीन्स हैं वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर मैगजीन में बेसिक्स के साथ दिए हुए होते हैं, और लास्ट में कंपाइलेशंस भी आते हैं। जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट वगैरह, वेबसाइट वगैरह कंपाइलेशन देती है कि GS2 से रिलेटेड इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार चर्चा में रहे हैं। बाकी मैं हिंदू के नोट्स बनाता था, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उनके मैं रेगुलर नोट्स बनाता था, और मुझे ऐसा लगा कि जो द हिंदू के नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर रिपीट हुए थे। इसलिए मैं ये 3 सोर्स आपको मेन बताऊंगा। अब जो गवर्नेंस वाला है, इसके लिए हमें मटेरियल की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम इसको कहाँ से बनाएं। तो रेडीमेड मटेरियल आपको कोचिंग से मिल सकता है, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोचिंग मटेरियल से हमने इसका बेसिक तैयार कर लिया। उसके बाद हम नीति आयोग की रिपोर्ट है जो इंडिया 875, वहाँ से हम कुछ चीज़ें उठा सकते हैं जो इसमें वैल्यू ऐड का काम करेंगी। बाकी जो, और ये जो नीति आयोग वाली रिपोर्ट है वो आप यदि इसको शॉर्ट नोट्स है उनको यदि किसी वेबसाइट पे भी रखे हुए हैं तो इनको आप पढ़ सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये आपके GS2, GS3, GS4 तीनों पेपरों में ये काम आ सकता है, और ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर जो योजना मैगजीन है उसको लगातार पढ़ते रहिए, उसमें गवर्नेंस के बहुत अच्छे टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन पे। इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिक तो आप किसी भी ना कोचिंग के नोट से आप कर लीजिए, लेकिन अब बेसिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इसमें जो करंट अफेयर की जो मैगजीन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें रेगुलर नए अपडेट्स वगैरह आते हैं। कोचिंग मटेरियल के साथ साथ आप एक प्रशांत धवन सर हैं, उनका भी वीडियोस और उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। वो रेगुलरली जो अपडेट होती है उसको लाते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, आप करंट अफेयर के साथ क्या लगातार जुड़ते रहोगे, आपको पता रहेगा कि किस तरीके से अपडेट हो रही हैं चीज़ें। उसके अलावा आपको ओपिनियंस जानने हैं IR के ऊपर, तो राज्यसभा टीवी से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। राज्यसभा टीवी पे 2 या 3 प्रोग्राम आते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए देश देशांतर आता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए इंडियाज व्यू प्रोग्राम आता है। उन दोनों प्रोग्राम को आप राज्यसभा टीवी के ऊपर देख सकते हो, तो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जिस प्रकार के भी पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो जाएंगे। और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रही हैं वो प्रशांत धवन सर की जो वीडियोज़ हैं वहाँ से आप पूरा कर सकते हो। तो ये GS2 के लिए अपनी कॉम्प्रहेंसिव बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी रहेगी, जिससे आप आसानी से ये क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा। जो UPSC के प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से। वहाँ पे भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करूँगा, तो आप यदि उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो GB13 कोड का यूज़ करके आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। इस बैच के अंदर क्या होगा कि इस बैच को 20 से 24 अक्टूबर के बीच में स्ट्रेटेजीज मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आप मेरी जो और स्ट्रेटेजी है, डिटेल स्ट्रेटेजी है, उनका फ़ायदा उठा सकें। इस बैच में आपको इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स हैं, लाइक मृणाल सर हैं, प्रत्येक नायक सर हैं, वो भी आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। उसके अलावा यहाँ
पे कंप्रहेंसिव कवरेज होगा सभी सिलेबस के हर टॉपिक का, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। तो ये ओवरऑल आपके लिए पैकेज होगा जो 2022 और 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होगा। यहाँ पे हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे मृणाल सर हैं, प्रतीक नायक सर हैं, ये सभी लोग आपको हेल्प करेंगे आपका जो यूपीएससी का टारगेट है उसको अचीव करने। तो अब आते हैं हम GS3 की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि GS3 में क्या क्या मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए। तो बेसिक जो हमारा जो इकोनॉमिक्स का है वो हमारा जो प्रीलिम्स वाला मटेरियल था वहीं से मृणाल सर के वीडियो से आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको पहले बताया था कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इंडिया एट 75, तो वहाँ से आपको बहुत सारा इनपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वो 2 रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उनकी बात की है। फिर करंट अफेयर को आपको फॉलो करना है और योजना जो मैगजीन आती है उसको भी आपको डेली पढ़ना है। जो डेली का मतलब है कि जो मंथली आती है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मटेरियल पे आते हैं। तो इसमें मैंने कोचिंग का जो मटेरियल है उनको फॉलो किया था और मैं वीडियोस देखता था जो नई नई टेक्नोलॉजीज हमारी आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, इनके मैं वीडियोस देखता था ताकि उनकी एप्लीकेबिलिटी को मैं आसानी से समझ सकूं। और जो करंट अफेयर का जो मटेरियल है उसको आपको फॉलो करना है। तो आप किसी भी मंथली मैगजीन में देखोगे तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग से पोर्शन बना होता है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें ये ध्यान रखना है कि मेंस के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड 3 या 4 ही प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बेसिक्स क्या है उनके चैलेंजेस क्या है, उनके फ्यूचर में क्या क्या यूज होंगे और किस तरीके से वे फॉरवर्ड होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का, या कि दो इंडिया की डेवलपमेंट में उस टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। इसी प्रकार से 5-7 ही बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा बहुत ही इफेक्टिवली इसको यूज करना है। फिर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल का यूज किया था। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी मैंने कोचिंग मटेरियल का यूज किया था, लेकिन मैं जो करंट अफेयर्स था उसको रेगुलर फॉलो करता था। तो प्रशांत धवन सर के चैनल पे भी कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। उसके अलावा मैंने मंथली मैगजीन्स हैं वहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स को किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैंने बेसिक यही किया कि जो करंट अफेयर की मैगजीन है वहाँ से इसको किया था। और एनसीईआरटी के अंदर एक बेसिक दिया हुआ है, एक एनसीईआरटी चलती थी पहले 9th-10th में डिजास्टर मैनेजमेंट की, वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से डिजास्टर के आंसर को लिखना है और उसमें आप करंट अफेयर वगैरह ऐड कर देना और कोचिंग के मटेरियल का हेल्प ले लेना। तो ये GS3 के लिए हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी हो गई कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से करना है। अब आते हैं हम GS4 से। तो GS4 के सिलेबस में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस बार GS4 के अंदर इथिक्स के अंदर मैंने इंडिया का 1 ऑफ द हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है। तो इसके लिए प्राइमरी सोर्स था मेरा एक कोचिंग का मटेरियल था, उसको मैंने एकदम प्राइमरी सोर्स मान लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर वैल्यू एडिशन शुरू किया क्योंकि जो इथिक्स है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। कोई भी वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है इथिक्स के लिए, इसको आपको थोड़ा से खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से एक तो मैं मॉक टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था आंसर राइटिंग करनी है और इथिक्स की बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है क्योंकि इथिक्स हम बचपन से नहीं पढ़ते हैं, केवल आके GS मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं होती उतनी। इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि नई नई केस स्टडी हमारे सामने आए और उनका हम सॉल्यूशन देखें तो हमें पता चल जाए कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या हमें लिखना है। उसके अलावा धर्मेंद्र सर का एक क्वेश्चन बैंक आता है, तो धर्मेंद्र सर के क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ उसमें दिया होता है कि किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप एक बार देख लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कोचिंग के मटेरियल से जो पढ़ा है वो क्या रियल लाइफ में भी आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हो। उसके अलावा मुदित जैन की सर की बुक आती है, डीमिस्टिफाइड इथिक्स नाम से आती है, तो उसमें भी आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व मिलते हैं। तो मुदित जैन की बुक से भी आप ये हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद तो फाउंडेशनल जो बुक है लेक्सिकॉन, जहाँ से आपकी टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन मिल जाएगी, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो लेक्सिकॉन बुक को आपको फॉलो करना है। तो हमारे क्या 4-5 मेजर सोर्स हो गए कि यहाँ से तो आपको टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस हो जाएगी। धर्मेंद्र सर के क्वेश्चन बैंक से आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मुदित सर ने क्या किया कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करवाया है और लेक्सिकॉन से आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। अब इतना सारा ये तो मटेरियल हो गया और जो 1-2 कोचिंग का मटेरियल है उनको भी अपने पास रख लो। ये 5-6 मटेरियल हो गए। अब आपको नोट्स बनाने हैं एथिक्स के। जितने भी टर्म्स हमें सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं उनका क्या कीजिए, लेक्सिकॉन से डेफिनेशन उठा लीजिए। बाकी यहाँ से देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स कौन से स्टोर करने हैं, कोट्स उठा लीजिए। इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए एथिक्स की। तो हम इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी को भी शेयर करेंगे, लेकिन आप ये बेसिक में ये कर सकते हो तो आपका GS4 का रेडीमेड
कंटेंट है वो आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके, और इस पेपर की आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा करनी है आपको। अब आते हैं हम ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग के अंदर वैसे तो जो जीएस का मटेरियल होता है वही ऐसे के अंदर यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स हैं, उनसे आप ऐसे का कंटेंट कुछ पिकअप कर सकते हो, जहाँ से ना डेटा फैक्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ना खूब सारी कोचिंग्स मटेरियल्स हैं, वो ऐसे का मटेरियल निकालती हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा कलेक्ट किया था, सेल्फ रिसर्च की थी कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कंक्लूजन कैसा हो सकता है। मेरे जो फ्रेंड्स थे इंग्लिश लिटरेचर से, मैंने उनकी भी हेल्प ली थी। तो ऐसे राइटिंग ऐसा है कि जिसमें आपको खुद की स्ट्रेंथ देखनी है, खुद की वीकनेस देखनी है, और यूपीएससी की डिमांड कैसी है उसको मैच करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा कि एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी कैसे करें। एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन से मतलब कि हमें नोट्स वगैरह पढ़ने चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजी की डिटेल जो स्ट्रेटेजी है वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी हम रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी का जिस प्रकार से एक डायनेमिक नेचर हो गया है, जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं कि उसमें लगातार अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव कवर करना पड़ेगा, इसलिए आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए। मैंने जो मेरा फाउंडेशन बनाया था कर्णदीप सर के नोट्स को बनाया था, उसके बाद मैंने अक्षत जैन सर की जो बुक है उसको यूटिलाइज किया था ताकि उसमें नए करंट अफेयर वगैरह जो नई केस स्टडी है उनको डाल सकूं। उसके बाद भास्मे सर की बुक है, वहाँ से भी मैंने कुछ कंटेंट को कॉपी किया था और मेरे नोट्स में डाला था। और जो टॉपर्स के नोट्स चल रहे हैं, जैसे पिछले साल के टॉपर्स थे उनके, जो सचिन सर हैं उनके जो नोट्स थे उनको भी मैंने क्या किया था, इंक्लूड कर लिया था। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट एनुअल रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, वहाँ से भी मैंने बहुत सारे डाटा और बहुत सारी केस स्टडीज़ उठाई थी, उनको भी इंक्लूड किया था। खाका कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको भी मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया था। करंट अफेयर भी मैं जनरली हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आता या उसके जो ट्राइबल के रिलेटेड करंट अफेयर है, उसके अलावा जो हमारे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आता तो मैं उसको लिख लेता था। फिर जहाँ जिन जिन टॉपिक्स में मुझे लगता कि अभी भी केस स्टडी अच्छे से कवर नहीं हुई है, तो मैं क्या करता, गूगल की हेल्प लेता और गूगल की हेल्प लेके मैं ये जो केस स्टडी है वो वहाँ से करता। इसके अलावा एक एपीजी पाठशाला नाम से यूट्यूब चैनल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप एंथ्रोपोलॉजी की बहुत सारी केस स्टडी, बहुत सारा फंडामेंटल्स को ना इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारी एक बेसिक बुक लिस्ट थी जिसको मैंने पढ़ के जो कॉम्प्रहेंसिव खुद के ऐसे नोट्स बना लिए थे, जिसमें मैंने डाल दिया। फिर आप देखिए, ये तो एक बार हो जाएंगे, लेकिन फिर आपके नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाएंगे। तो आप एक टॉपिक के 10-12 पेज हो जाएंगे, लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से ना एग्जाम में रिपीट नहीं कर सकते। तो उन 10-12 जो पेज के नोट्स हैं उसमें से एक्सटर्नल मटेरियल सारा हटा दीजिए जो एग्जाम के अंदर काम नहीं आएगा या जो आपकी समझने की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो आप उसमें से केवल 1 पेज का या 2 पेज का नोट्स है ना इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन ये मेरे बेसिक रिसोर्स थे, मैंने आपको बताया। फिर आ जाते हैं हम करंट अफेयर पे। करंट अफेयर इस जो पूरा न्यूज़पेपर है, इसकी ना सबसे एकदम इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है करंट अफेयर, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को इनोवेट तरीके से यदि आपको बताना है तो करंट अफेयर का आप यूज़ कर सकते हो। तो करंट अफेयर आप कहाँ से करोगे? एक तो जो मंथली मैगजीन्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मंथली मैगजीन्स का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि उनके अंदर जो करंट अफेयर आता है उसका बेसिक्स भी आता है साथ में, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना है आपको। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हिंदू न्यूज़पेपर आपको यदि समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़े, तो आप कुछ एनालिसिस सुन सकते हो, जो बहुत सारे कोचिंग्स के एनालिसिस यूट्यूब के ऊपर आते हैं। उनमें एक एनालिसिस आशीर्वाद सर का भी है जो अनअकैडमी के ऐप के ऊपर है, और वो यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन जो अपना एडिटोरियल एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करवाते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा रैपिड रिवीजन सीरीज़ आती हैं, जब लास्ट में जब भी अपना मेंस का या प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उससे पहले रैपिड रिवीजन की सीरीज़ आती है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने करंट अफेयर है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको आउटलाइन बताया कि बाहर से यदि मेजर सोर्सेज ऐसे कौन से हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, जैसे आपको कुछ अच्छे रिसोर्सेज कहीं से मिले तो पूरा रिसोर्स फॉलो करने के बजाय आप वहाँ से कुछ पिकअप कर लो। तो मैं मेनली यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि ये जो जनरली मैंने जितने भी रिसोर्सेज बताए हैं आपको, ये मेरे फाउंडेशनल रिसोर्सेज थे जहाँ से फंडामेंटल आया था मेरा। लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं बहुत सारी जो कोचिंग मटेरियल्स हैं या बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी मैं लगातार हेल्प लेता था। तो मैं उनको फंडामेंटल इसलिए नहीं बताता क्योंकि उनके 10 वीडियो में से मुझे 2 वीडियो या 1 वीडियो मुझे काम का लगता था और वहाँ से जो मुझे इंफॉर्मेशन काम की लगती थी
कुछ मैगजीन्स का तो ऐसा होता था मैं पूरी मैगजीन के बजाय केवल 2 पेज फाड़ के मेरे नोट्स के अंदर लगा लेता था। तो इसलिए आपको वैल्यू एडिशन आपको हमेशा करते रहना है, लेकिन मेनली जो मैंने फाउंडेशनल आपको सारा बता दिया कि ऑप्शनल में आपको क्या फॉलो करना है, करंट अफेयर में आपको क्या फॉलो करना है। उसके अलावा हमने ऐसे राइटिंग का GS1, GS2, GS3, GS4 का भी रिसर्च किया। इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स आता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में फिर से चर्चा कर लेंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आप जब इस एग्ज़ाम को रॉक करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.